So welcome again to my new video. वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं भूपेश सुखवाल का, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1113 अचीव किया है CSIR नेट में, वो भी VGRF। तो तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा भूपेश कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया, बैचलर्स कहाँ से किया, आप शुरू से शौक रखते हैं फिर अभी ऐसे अचीव कुछ करने का एकदम मन में जाग गया, तो आप पहले अपना इंटरव्यू दे दें। और अपने इंटरव्यू देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि भूपेश और मैंने साथ में ही बैचलर्स किया है रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहाँ से हमने बॉटनी ऑनर्स किया है। तो उस वजह से मैं भूपेश को जानता हूँ, तो इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भूपेश बताओ अपने बारे में तो आप। जैसा आपने कहा मैंने बीएससी आपके साथ ही की है। हम्म। बीएससी ऑनर्स बॉटनी रामजिस कॉलेज से। फिर मैंने अपनी मास्टर्स भी डीयू से की, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन एमएससी बॉटनी। और ड्यूरिंग एमएससी सीएसआईआर के बारे में पता चला कि हम्म। फॉर पीएचडी वी नीड जेआरएफ। तो मैंने हम्म। सीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थर्ड सेम में। और यस। 2 अटेम्प्ट के बाद मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार थर्ड अटेम्प्ट में AIR 113। ओ, इट्स बिग अचीवमेंट। अभी आपका मास्टर्स मतलब खत्म हो गया है, आपने मतलब मास्टर्स के साथ ही क्लियर कर लिया है। इट्स गुड। हाँ, कह सकते हैं एंड तक। हम्म। तो अभी आप क्या मतलब अभी आप PhD देख रहे हैं या फिर मतलब कुछ और इंडस्ट्रीज ऑप्शन देख रहे हैं या फिर। अभी तो यही है, जेआरएफ किया है तो पीएचडी करनी है हम्म। किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। पीएचडी करनी है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। तो आपने प्रिपरेशन कहीं से कोचिंग से की है या फिर आपने अपना सेल्फ स्टडी किया है डिफरेंट बुक्स से, NCERT से, या फिर कैसे। से रेफरेंस बुक तो ये आपका हार्ड पड़ता है अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं। उसके अंदर सिलेबस आपको सर्च करना पड़ता है, उसके बाद सीएसआईआर से कंपेयर करना पड़ता है, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है। सो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो बिसाइड दिस मैंने कोचिंग ली, क्योंकि कोचिंग में आपको कंटेंट मिल जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ। और लाइव कोर्स लिया था तो टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंग ही बन गया। ठीक है। तो सो मैंने मतलब आप आईएफएस से कोचिंग ली थी 6 मंथ। तो आप इतना रेगुलर कैसे थे कि आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता था डेली वीडियोस देखने का, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यार देखा तो चल सकते समझ नहीं आया, क्या कहाँ से आता था मोटिवेशन। मोटिवेशन तो कॉलेज स्टार्टिंग में स्किप नहीं किया था। तो दोस्तों के साथ जब प्रिपरेशन करते हैं तो मोटिवेशन अपना आप ही आ जाता है। लाइक जब मिलते हैं तो ऑलमोस्ट टॉक उसी के बारे में होती है, कितनी यूनिट करी, क्या हुआ, प्रैक्टिस क्या चल रहा है। तो मोटिवेशन अपना आप ही आ जाता है। हम्म, होता है। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसके अगर आप प्रैक्टिस करते हो और वो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो कुछ काम तो आ रहा है। मोटिवेशन अपना आप बन जाता है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और सही हो रहे हैं तो। तो आपका मैं पूछूं सबसे इजी सब्जेक्ट्स अबाउट 13 यूनिट्स और सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा रहा है इस दौरान। हार्ड सब्जेक्ट तो अच्छी बात यह है, सीएसआईआर आपको पहले ही चांस देता है। अगर आपको कुछ हार्ड लगता है तो आप उसको हटा सकते हैं। बता मीन्स सकते हैं कि 13 यूनिट होती है तो उसमें से आपके ऊपर है, आप कोई भी 10 करते हो तो भी आपका क्वालिफाई आराम से हो जाता है। तो हार्ड वाली टेंशन तो नहीं थी इसमें। जैसे डाइवर्सिटी वाला एक यूनिट है, उसके अंदर बॉटनी से तो ठीक है। आप अगर आपने बॉटनी एमएससी बीएससी करी है तो आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। तो एनिमल माइक्रो बायो एल्गी वगैरह ये सब में हार्ड पड़ता है, तो अच्छा है छोड़ दी। तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ भी देते हैं, मैंने भी छोड़ दिया और 1-2 यूनिट और छोड़ दी थी। तो हार्ड वाला पार्ट तो खत्म हो गया। बाकी एक हार्ड क्वेश्चन, एक हार्ड यूनिट बायोकेमिस्ट्री भी होती है, बहुतों को लगती है। तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसको
तो वो लेकिन ऐसी है, अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट कर लो, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस्ड। लाइक वो गिब्स फिनियर एनर्जी का डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम लॉग से एक फॉर्मूला है कुछ। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले अगर आप टिप्स पे कर लेते हो तो आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री मैंने नहीं छोड़ी, उसको हार्ड को इजी अगर बना लिया। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन बैचलर्स में स्टार्ट करी या फिर मास्टर्स के बाद या फिर मास्टर्स के दौरान, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हम अपनी प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं बैचलर्स से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट? सी मैक्सिमम स्टूडेंट बैचलर्स के अंदर आईआईटी जैम वगैरह देते हैं, तो मैंने भी आईआईटी जैम दिया था। उस टाइम किसी का यही फिक्स नहीं होता मास्टर्स करनी भी है या नहीं। बहुत लोग अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, बट अगर आप मास्टर्स बॉटनी से करते हो तो सीएसआईआर आपको देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है ही, जेआरएफ तो सबको चाहिए। तो ड्यूरिंग मास्टर्स ही मैंने थर्ड सेम से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बाकी फिर आप मतलब इसके साथ गेट भी दे सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कॉलेज के साथ पीएसआई या नेट की प्रिपरेशन करना, कॉलेज में लेक्चर हो जाते हैं, वहां पे फिर आकर के इनकम नहीं करना, तो हाउ यू हैंडल दिस स्ट्रेस? आप क्या कुछ स्ट्रेस, बताते हो आप अब अगर 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 आप आप, डेली वीडियो देख पाते थे? स्ट्रेस तो मैंने जैसा कि कहा, अगर आपके प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब अगर आप कॉलेज अगर आपका फार फ्रॉम होम है और आपको जाने आने में दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो वो सबके साथ होता है। अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो होता ही है। हम्म, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो कि, लाइक मैंने अपनी थ्योरी क्लास को तो छोड़ दिया था, प्रैक्टिकल नहीं छोड़ सकते थे, तो हम्म, थ्योरी क्लास स्किप की थी और प्रैक्टिकल अटेंड किया था। ड्यूरिंग थ्योरी क्लास मैंने थ्योरी ना अटेंड करके अपने आईएफएस की लेक्चर्स कंप्लीट किए। हम्म। चलो ठीक है। तो मतलब आपने शुरू से ही मतलब मास्टर्स में प्रिपरेशन कर ली थी? हाँ जी। तो अगर मैं आपसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मतलब किसी यूनिट से बंदे को करनी चाहिए कि उसका सीएसआईआर नेट क्लियर हो जाए, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स? इम्पोर्टेंस तो आपके ऊपर है कि लाइक आपको कौन सी यूनिट ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसा कि मैंने कहा, डाइवर्सिटी मेरे को पसंद नहीं है, तो इंस्टीड ऑफ कि आपको क्या पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है आप वो हटा सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। हार्ड जो सब्जेक्ट है उसको आप, हार्ड जो यूनिट आपको लगती है वो पहले ही हटा दो। कई लोगों को डाइवर्सिटी अच्छी भी लगती है तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री हटा सकते हैं। बट इट्स अप टू यू what which unit you want to choose। वैसे? बट तो मेन जो है 8 यूनिट्स तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट कितना है? सिलेबस 8 यूनिट का आपको करना है। बाकी के 2 यूनिट जो है वो आप पीवाईक्यू से, जो भी कुछ आ रहा है टॉपिक पीवाईक्यू के अंदर, आप वो इंक्लूड कर सकते हो, पूरा सिलेबस ना करके। तो बिल्कुल। 8 यूनिट, 8 to 10 यूनिट्स इज मोर देन इनफ फॉर क्वालिफाइंग जीआर। तो बायोकेमिस्ट्री आपके अकॉर्डिंग सबसे टफ है, उसको थोड़ा सा लेके चलना चाहिए उस पे। तो आपने अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजीज किस लिए मतलब किस टाइप से रखी थी? पीवाईज क्यूज किस टाइप से करना है, फिर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको फ्लो चार्ट्स में, जैसे इकोलॉजी है उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं। तो उसको आपने कैसे फ्लो चार्ट में खुद से सेल्फ स्टडी के नोट्स बना रखे थे, या पीडीएफ प्रिंट आउट करा रखी थी कोचिंग मटेरियल्स की, या फिर कोचिंग मटेरियल था? तो ये आपके ऊपर होता है। लाइक कई लोग तो जो फॉर्मूलेज होते हैं उसकी एक शीट बना के अपने जो स्टडी डेस्क होती है उसी पे चिपका लेते हैं। बट मैं घर से कर रहा था तो मेरे पास ऐसा कुछ स्टडी डेस्क वगैरह कुछ है नहीं, तो मैंने अपने नोट्स में ही फ़ोन से फ़ोटो ले लिए थे और मैं उन्हीं को गो थ्रू करता था। जब भी मुझे लगता था मैं कुछ भूल रहा हूँ, कोई फार्मूला भूल रहा हूँ, तो फ़ोन पे खोल के तुरंत उसका एक्सेस हो जाता था। बेटर है आप हेल्प अपने जो स्टडी डेस्क है उसके ऊपर अगर चार्ट बना के फॉर्मूला रख ले तो इट विल बी हेल्पफुल।
तो एग्जाम के दिन मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में आपने दो थर्ड अटेम्प्ट आना है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही इस बार कि आपकी अपने आईआईएम 112 में से? सी अर्लियर मैंने क्या फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो जस्ट देखने के लिए दिया था किस तरह से एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है वगैरह वगैरह, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। और सेकंड टाइम जब मैंने दिया तो जस्ट मैंने नोट्स को रिवाइज करके दिया था, तो उस टाइम भी मैंने पीवाईक्यू नहीं किए, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए। इसलिए भी मुझे लगता है ऐसा कि सिर्फ नोट्स पढ़ना इज़ नॉट इनफ फॉर क्वालिफाइंग। सो थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने अब दिया तो मैंने 3 मॉक टेस्ट दे दिए थे और पीवाई क्यूज़ वगैरह भी दिए थे। और पीवाई क्यूज़ अगर आप यूट्यूब से कवर करें, बहुत सारी पीवाई क्यू सीरीज चलती हैं हम्म। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, और पुरानी वीडियोस भी होती हैं पिछले एग्ज़ाम की। तो अगर आप वो देख के जाएं एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले, तो इट विल बी डायरेक्टली हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं पूछूं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स अभी सीएसआईआर का जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनका फ्यूचर प्लान तो पीएचडी होता है, और मेरा भी वही है, लाइक पीएचडी करनी है, इसीलिए जेआरएफ क्लियर किया है। अभी 100% श्योर तो नहीं हूँ पीएचडी के लिए, बट ठीक है, बैकअप होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचता, मैंने सुना। तो आप स्टूडेंट्स को मैं पूछूं तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी सीएसआई या नेट की तैयारी एडवाइस तो कर रहे यही है, आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। लेक्चर्स तो कम से कम दो तो हर यूनिट के एक एक तो देखने ही है। लाइक अगर आप लाइव कोर्स ले रहे हो तो आपकी यूनिफॉर्मिटी तो बनती रहेगी, ठीक है। तो दो दो यूनिट एक साथ लेके चलते हैं, सब में यही होता है, ऑलमोस्ट 3 वीक में एक यूनिट खत्म हो जाती है। तो अगर आप 2 यूनिट साथ लेके चलोगे, 3 वीक्स में 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। डेली के आपको डीपीपी देने चाहिए, संडे को टेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये सब अगर आप मींस यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी ये सब बनाए रखोगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यार वही कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैटर्स एट द एंड। सो यस, फॉर एवरी नेक्स्ट एग्जाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिपरेशन के दौरान आपको डीमोटिवेशन भी फील हुआ होगा, ठीक है? तो आपने उसे कैसे हैंडल करा, उससे कैसे बाहर निकले? कभी कभार लग रहा होगा कि यार नहीं होगा, कुछ और कर लेता हूँ, क्यों ना कुछ और करा जाए। सी जिनका इंटरेस्ट नहीं होता ना पीएचडी में, वो सीएसआईआर का आधा कोर्स करने के बाद उनको रियलाइज होता है ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया था तब लग रहा था ये किया क्यों है, कोर्स क्यों लिया है। बट यही है, अगर आप बेटर है कि पहले सोच लें कि आपको इस फील्ड में जाना है तो आप इसमें इनपुट दें, कोचिंग वगैरह लें, प्रैक्टिस करें। तो बेटर है अगर आपका जो कलीग है, आपका कोई भी स्टूडेंट, आपका एमएससी का कोई भी फ्रेंड है, उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। मिल ही जाते हैं फ्रेंड्स, एमएससी में तो सब लोग देते हैं ऑलमोस्ट सीएसआईआर। तो अगर किसी के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया होता है, लाइक मोटिवेशन भी आ जाता है उससे। तो अगर मैं पूछूं क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जेआरएफ क्लियर कर सकता है, तो कर सकता है तो कैसे? बिल्कुल कर सकता है। सी मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो नहीं हूँ, नहीं, अगर होता तो पहली बार में ही मेरा जीआरएफ हो जाता। सो एक नॉर्मल स्टूडेंट आराम से दे सकता है, बस अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकते हैं, जैसे मेरे को लगे 3 या 4। सो जनरल कैटेगरी में तो और टाइम लगता है, 4-5 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं कई लोगों को। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट आराम से कर सकता है, ओनली द थिंग इज टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, बट हो जाता है। मतलब इतना भी अ, हार्ड नहीं है जितना लोग अपने मन में बना लेते एक और है, एग्जाम है डीबीटी वगैरह, आईसीएमआर, आप उनको टारगेट कर सकते हो। हैं। मतलब अगर आपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके हिसाब से आप कई सारे एग्जाम दे सकते
हाँ, ऑलमोस्ट सबका से जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, और फेलोशिप अमाउंट जो है वो भी सेम होता है। सीएसआर के अंदर थोड़ा ज़्यादा बच्चे हैं, एप्लीकेंट्स जो है वो ज़्यादा है। तो बेटर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उससे अच्छा ये है आप कंसिस्टेंट उसी में लगे रहें। इससे अच्छा आप गेट, टीबीटी वगैरह ये एग्ज़ाम पे फोकस करें। आज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे वो पूछने जा रहा हूँ कि यार मास्टर्स के दौरान किस हिसाब से प्रिपरेशन की जाए कि मास्टर्स के साथ साथ ही जीआरएफ हो जाए। मास्टर्स के साथ लाइक जैसा कि मैंने बोला, अगर आप कॉलेज जा रहे हो और अटेंडेंस का आपको कोई इशू नहीं है, तो अपने आप थ्योरी क्लास को जो आपको लगता है इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भी पता है सारे लेक्चरर जो होते हैं वो बहुत बढ़िया तो नहीं होते हैं। हम्म। एक दो ये आपके जो है बहुत बढ़िया होते हैं, तो सब तो नहीं होते, ये तो सब मानते हैं। तो बेटर है आप वहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने लेक्चर्स को कवर करें, अपनी बैकलॉग्स को ख़त्म करें। बस यही हो सकता है, और तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी आपने कर भी ली तो मतलब जेआरएफ हो भी गया तो भी क्या करोगे पीएचडी में अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो। प्रैक्टिकल ज़रूरी है, थ्योरी आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल के नाम पर सिर्फ टाइम पास होता है। तो पीवाईक्यूज आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है? पी वाई क्यू एग्जैक्ट नहीं होते, बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं मोस्टली। और इजी क्वेश्चंस भी का मतलब ये है, अगर आप पी वाई क्यू तो हर एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं, पी वाई क्यू बिना करे तो आप कर ही नहीं सकते। हम्म। तो पी वाई क्यू इज मस्ट फॉर एवरी एग्जाम। आपने पार्ट ए कहाँ से करा था? अगर मैं पूछूं पार्ट ए के बारे में, तो आपने पार्ट ए के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनाई थी या वीडियोस देखी थी, या सिर्फ लास्ट में कुछ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू देख के आप चले गए थे? सी पार्ट ए जो है उसको अपना खुद का टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको 20 में से सारे 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं तो उसको टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो बिना प्रैक्टिस के या बिना पढ़े कुछ करना है, तो फिर भी आप 5 to 6 क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे वो। इस बार तो लाइक 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही आ गए थे, कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अंडर रूट का किसी का पूछा था और अरेंज करना था वैल्यूज वगैरह। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 5 से 6 जो आप डायरेक्ट कर सकते हो कैलकुलेटर यूज़ करके, या नॉर्मल नॉलेज जो है, नॉर्मल मैथ्स होती है, सच कुछ होता नहीं है। बट अगर आपको टोटल अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। पी वाई क्यूज़ करने चाहिए जनरल एप्टीट्यूड के। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो भी कराती है। अच्छा। तो भूपेश, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी पार्ट, उसमें से कौन सा पहले बच्चों को रहता है, कौन सा पहले करें, कौन सा हाउ टू मैनेज टाइम कि एंड में टाइम भी बचे हमारे क्वेश्चंस देखने के लिए? इसके लिए अगर आप YouTube पर जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो हैं, सबने अपने चैनल पे डाल रखा है, ये करो पहले, ये करो पे। ये आपके ऊपर है, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो कितनी है, आप कितना क्वेश्चन कितना मिनट में कर पाते हो ये आपको। तो इसी के लिए ना मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम से पहले अराउंड 4 to 5, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो चेक कर सकते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक है। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लाइक मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, पहले मैंने सेक्शन सी कंप्लीट किया, बिकॉज सेक्शन सी जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे, नंबर भी मैटर करते हैं। तो बेटर है आप 1 to 1.5 hour जो है, 1 to 1 hour 30 minutes आप सेक्शन सी को दें। उसके बाद का 1 hour जो है आप बी को दें, और लास्ट के जो 30 मिनट्स बचते हैं उसमें आप जनरल एप्टीट्यूड कर सकते हो। तो आप एक बार पांच ये से मेरी छह स्ट्रेटेजी थी। इम्पोर्टेंट आप जो 5 से 6 इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, आप एक बार उनको बता दें जो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो बॉटनी का हो, माइक्रोबायो का हो, बायोटेक का हो, एनी सब्जेक्ट उसके पास हो मास्टर्स में, उसको करनी ही करनी चाहिए, जो मोस्ट कॉमन यूनिट है। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री आपको पक्का करनी चाहिए।
बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, डेव बायो आपको कंप्लीट करनी चाहिए, सेल बायो भी सब एमएससी वगैरह में हर स्ट्रीम में होती है, तो सेल बायो कर सकते हो आप। देन डाइवर्सिटी आप स्किप कर सकते हो। और इकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, वो भी हो जाता है, इकोलॉजी इवोल्यूशन। इजी क्वेश्चन था। हाँ, अप्लाइड बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है, अप्लाइड बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और मेथड्स इन बायोलॉजी एक यूनिट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स उसी में आ जाती है, इम्यूनोलॉजी वगैरह, सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट कुछ आप ऐसी है जो स्किप नहीं करनी चाहिए। लाइक डेव बायो से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भूपेश, दिस इज द ओवरऑल सेशन फॉर टुडे, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो जिन भी लोगों को कुछ भी भूपेश से पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब वहाँ पे दे देंगे, मैं इनको बोल दूंगा। तो किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो सीएसआर नेट एग्जाम से रिलेटेड, अपने मास्टर्स में जो भी जनरल से रिलेटेड, तो आप भूपेश से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू भूपेश फॉर दिस सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।